नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम में चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की ग्रोथ का प्लान पेश किया है। मुकेश अंबानी ने कंपनी के बिजनेस से लेकर लीडरशिप प्लान तक सब पर बात की। बड़े ऐलानों में जियो की 5G सर्विस का रोल आउट सबसे अहम रहा, तो रिटेल बिजनेस में एफएमसीजी कारोबार की शुरुआत महत्वपूर्ण कही जा सकती है। कंपनी अपने O2C बिजनेस के साथ साथ न्यू एनर्जी पर भी पूरा फोकस कर रही है और 2027 तक रिलायंस अपना मार्केट कैप दोगुना करने के लक्ष्य के साथ चलेगी। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन बातचीत शुरू करें उससे पहले आपको एजीएम की कुछ बड़ी बातें बताते हैं ताकि हम समझ पाएं कि आज की एजीएम में मुख्य बिंदु या वो बड़े हाइलाइट्स क्या रहे। एक नजर डालते हैं यहां पर। तो देखिए, सबसे बड़ा अगर कुछ रहा तो नई लीडरशिप का प्लान यहां पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसमें आकाश, ईशा और अनंत के रोल्स नजर आए। और इसके अलावा आकाश अंबानी को हम पहले ही हमने देखा कि उन्हें जियो की चेयरमैनशिप मिली थी, लेकिन आज ईशा अंबानी को रिटेल की जिम्मेदारी मिलते हुए भी हमने देखा। उनको संबोधित किया मुकेश अंबानी ने, हेड ऑफ रिटेल बिजनेस। इधर अनंत अंबानी को न्यू एनर्जी कारोबार में एक बड़ा रोल अदा करते हुए हम आगे चलते हुए देखेंगे। यहां पर भी हमने देखा कि वो अनाउंसमेंट आती हुई दिखाई दी। और जो एक बड़ी बात वो ये कि आरआईएल 2027 तक अपना मार्केट कैप बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य लेकर यहां से चलेगी। फिर इसके अलावा 5G लागू करने में 2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की बात है। 2 लाख के इन्वेस्टमेंट से 5G का भव्य रोल आउट होगा और दिवाली तक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 मेट्रो के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों में रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पूरे देश की, जिसमें उन्होंने कहा कि हर तहसील, तालुका तक ये अगले साल के अंत तक पूरे देश में 5G सेवाओं का जियो की तरफ से रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। अन्य चीजों में अगर हम बात करें तो रिटेल में बड़े अनाउंसमेंट आते हुए देखे। ईशा अंबानी ने अनाउंसमेंट किया कि इस साल एफएमसीजी कारोबार जो रिटेल बिजनेस है उसका लॉन्च कर दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि शॉपिंग भी अब डिजिटल हो जाने वाली है। हाँ, O2C बिजनेस में अपस्ट्रीम कारोबार में 5 साल में 75,000 करोड़ के निवेश की भी बात निकलकर सामने आई। और इसके अलावा अगर कुछ और बातों में बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा PTA प्लांट, पेट का नया प्लांट, ये सब लगाने की भी बातचीत हमने यहाँ पर रिलायंस के एजीएम में होती हुई देखी हैं। और 2026 तक 20 गीगावाट सेल एंड मॉड्यूल क्षमता का लक्ष्य लेकर अब कंपनी यहां से चलेगी। तो कई सारे बड़े अनाउंसमेंट, चौतरफा अनाउंसमेंट, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नई गीगा फैक्ट्री लगाने की बात भी यहां पर हुई है। ये वो सारी बातें हैं जो आज की एजीएम में प्रमुखता के साथ निकल कर आई हैं। अब इन बातों का क्या मतलब है, इन्हें कैसे समझा जाए और रिलायंस अपने कारोबार को लेकर, अपनी लीडरशिप को लेकर यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसकी एक झलक आज मिलती हुई देखिए और इसी पर हम चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। सुंदरम म्यूचुअल फंड के MD और CEO सुनील सुब्रमण्यम साहब, StockAccess.com के CIO दलजीत सिंह साहब और टेलीकॉम एक्सपर्ट मनोज गैरोला जी और द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बोतकी साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन हमने जैसा कहा कि आज की एजीएम थी, भव्य एजीएम थी और उसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट, कुछ जो की अनाउंसमेंट है वो हमने देख लिए, लेकिन अब हम सुन भी लेते हैं उनको और बाकायदा अपने दर्शकों को भी बता देते हैं। तो मुकेश अंबानी ने बताया कि दिवाली तक मेट्रो शहरों में जियो की 5G सर्विस शुरू हो जाएगी। ये एक की और बड़ी अनाउंसमेंट आज एजीएम में होती हुई नजर आई। Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai, and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our country. रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने ट्रू 5G और एयर फाइबर का एक्सपीरियंस कैसा होगा, इसके बारे में विस्तार से बताया। Only Jio True 5G has the threefold advantage of standalone 5G architecture, broader spectrum, and advanced carrier aggregation technologies.
Jio True 5G truly delivers breakthrough increases in broadband speed and dramatically lower latency. Even more exciting possibility of Jio 5G is ultra high speed fixed broadband. And since you get fiber-like speeds over the air without any wires, we are calling it Jio Air Fiber. With Jio Air Fiber, it is now really easy and really quick to connect your home or office to gigabit speed internet. We've developed a Jio Air Fiber home gateway, which is a wireless, simple, single device solution. Get it, plug it in, and turn it on. And that's it. You now have a personal Wi-Fi hotspot in your home which is connected to ultra high speed internet using True 5G. ईशा अंबानी ने बताया कि रिलायंस रिटेल इस साल एफएमसीजी कारोबार की शुरुआत करने जा रहा है। I'm excited to announce that this year we will launch our fast-moving consumer goods business. The objective of this business is to develop and deliver products that solve every Indian's daily needs with high-quality products at affordable pricing. तो देखिए, बात हो गई 5G रोल आउट की, बात हो गई किस तरीके से एडवांस सिस्टम लेकर आएंगे, और एक हाई स्पीड इंटरनेट की बात हो गई, और साथ ही बात हो गई रिटेल कारोबार की। तो आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। मनोज साहब, पहला सवाल तो यही कि अब बिल्कुल उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 5G का रोल आउट आपको दिवाली पे होता हुआ दिखाई दे जाएगा। 4 बड़े मेट्रो में तो हो गई, कुछ अन्य चुनिंदा शहरों में भी ये रोल आउट होता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक जियो जो है वो फर्स्ट प्लेयर मूव आउट होगा जो 5G लेकर शुरुआत कर देने जा रहा है दिवाली तक। इसे आप कितना अहम मानते हैं? क्या ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज रिलायंस को एक लीड लेने में मदद करेगा यहां से? हाँ, देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी का आज जो सबसे महत्वपूर्ण जो उनकी घोषणा थी, वो अनाउंसमेंट ये है कि इनका जो 5G नेटवर्क है वो एक स्टैंड एलोन 5G नेटवर्क होगा। मैं आपको 5G और 4G के बीच डिफरेंस बताता हूँ। 2 डिफरेंस होता है। एक तो 5G की जो स्पीड है वो 4G की स्पीड से 10 टाइम्स ज्यादा होती है, और दूसरा जो रिस्पॉन्स टाइम है, 5G का रिस्पांस टाइम बहुत कम होता है, वो 10 मिली सेकेंड से भी नीचे होता है, जबकि 4G का जो रिस्पांस टाइम है वो 40 to 50 मिली सेकेंड्स के बीच में होता है। तो अब हम समझते हैं कि स्टैंड एलोन का मतलब क्या है। स्टैंड एलोन का मतलब ये है कि जो ट्रू 5G सर्विसेज हैं वो हमें मिलेंगी, क्योंकि वो 4G के ऊपर ओवरले नहीं है, जबकि जो बाकी जो इनकम्बेंट ऑपरेटर्स हैं, जो एयरटेल और वोडाफोन हैं, वो लोग अपने एग्जिस्टिंग 4G के नेटवर्क को अपग्रेड करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि जिसको हम कोर नेटवर्क कहते हैं, कोर नेटवर्क तो 4G का ही प्लान किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर जो रेडियो नेटवर्क होता है, जिसके स्पेक्ट्रम ट्रांसमिट होता है, वो ही सिर्फ 5G होगा। तो कोर नेटवर्क की प्लानिंग क्योंकि 4G के लिए है, तो अगर उसमें ज्यादा डेटा हो गया तो उन्हें वो स्पीड नहीं मिल पाएगी जो कि 5G में होती है, और उसी तरीके से रिस्पांस टाइम तो 10 मिली सेकेंड का मिल ही नहीं सकता है। इसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं कि आज कोई रेसिंग कार तो खरीद ले, लेकिन अगर वो पुरानी ही सड़कों में चलाएगा तो रेसिंग कार का एक्सपीरियंस उसको नहीं मिलेगा। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि जियो में और बाकी जो इनकम्बेंट ऑपरेटर हैं उनके बीच में होगा, और ये बहुत बड़ा, और इसमें कंज्यूमर का एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होगा। आपको ध्यान होगा कि जिस समय 4G सर्विसेज आई थी, उस समय जो इनकम्बेंट ऑपरेटर होते थे, ये एयरटेल और वोडाफोन, उन्होंने क्या किया था कि उनके जो एग्जिस्टिंग 2G और 3G नेटवर्क हैं उसी को उन्होंने अपग्रेड करके 4G किया था। तो उस समय कंज्यूमर भले ही बहुत ज्यादा पैसा देता था, 1 GB का 50 रुपीज या 100 रुपीज पर GB के हिसाब से वो पे करते थे, लेकिन ट्रू 4G सर्विस का एक्सपीरियंस उन्हें नहीं मिला। ट्रू 4G सर्विस का एक्सपीरियंस उसी समय मिला जिस समय की जियो ने अपनी सर्विसेज लॉन्च करी, क्योंकि वो एक स्टैंड एलोन नेटवर्क था, IP बेस्ड, और वो पूरा ही 4G के लिए बना था। तो वही एक्सपीरियंस आज की डेट में मेरे ख्याल से जो कंज्यूमर हैं जियो के, उनको मिलने वाला है। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो मेरा जहां तक मानना है वो ये है, दूसरा 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बताता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा। ये जब आप स्टैंड एलोन नेटवर्क की बात करते हैं तो आपको काफी सारे BTS लगाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जो 5G सर्विसेज होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी में
में जो 2600 की फ्रीक्वेंसी है, 3300 की जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी में वो ऑपरेट करती है। तो इससे क्या होता है कि बीटीएस पास लगते हैं। एक बीटीएस लगाने में 50 लाख से 70 लाख रुपए का खर्चा है। तो पूरा का पूरा पैन इंडिया कवर करने में आप सोचिए कि कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। 2 लाख जो एयर मार्क करा है उसी के लिए ये है। तीसरी चीज क्या है, 700 मेगाहर्ट्ज का जो स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ जियो के पास है, बाकी लोगों ने खरीदा नहीं। यही कारण है कि जियो का स्पेक्ट्रम का एक्वायर करने का जो कॉस्ट है अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर एयरटेल से डबल है, दुगना है। तो 700 का क्या रोल है कि इससे सर्विसेज का पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर होगा जियो में और बाकियों के बीच में। तो मेरे ख्याल से तो जो एयरटेल जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है उसके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, उसको भी या तो अनाउंस करना पड़ेगा कि भाई हम भी अपना स्टैंड अलोन नेटवर्क करेंगे, इतना ही पैसा हम लोग खर्च करेंगे, तब वो उनके साथ। लेकिन एयरटेल ने तो 700 मेगाहर्ट्ज खरीदा ही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारे पास लोअर बैंड स्पेक्ट्रम है, इसलिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, जितना मैं जान रहा हूं। अगर मैं कुछ गलत हूं तो आप विपिन, नहीं 700 उनके पास अभी आज की डेट में नहीं है। हाँ, वही मैंने कहा कि उनके पास वो 700 मेगाहर्ट्ज है ही नहीं। राइट संदीप बुत्की साहब, तो ये थोड़ा टेक्निकल जरूर है, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए इसको हम आसानी से समझाएंगे। गरोड़ा साहब ने हमें ये तो बताया कि अब ये ट्रू 5G जो आज हमने देखा कि एजीएम के दौरान उन्होंने डिस्क्राइब भी किया कि कैसे ये 4G नेटवर्क के ऊपर अपने आप को कैरी नहीं करेगा, इसके लिए एक अलग से नेटवर्क पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, स्टैंड अलोन। अब वो कहते हैं संदीप बुत्की साहब की इससे लो लेटेंसी, मशीन टू मशीन हाई स्पीड कम्युनिकेशन, 5G वॉइस सर्विस, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, मेटावर्स, ये थोड़े टेक्निकल शब्द हैं, लेकिन अब ये सब होते हुए दिखाई देंगे और ये संभव है सिर्फ ट्रू 5G के अंदर। बिल्कुल विपिन, सरल भाषा में अगर बात करें तो रेसिंग कार का जो मनोज ने एग्जांपल दिया था, उन्होंने रोड का एग्जांपल दिया था, हम थोड़ा सा और इसको आसान करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को जो ड्रैग रेस करते हैं, खासकर इंडिया में तो दिखना नहीं मिलता है क्योंकि वो इलीगल है और आप जेल की हवा खा सकते हैं अगर आप पकड़े गए तो। लेकिन बहुत सारे विदेशों में ऐसी जगह होती हैं जहां पर लोग ड्रैग रेसिंग करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को, पुरानी गाड़ी उठाते हैं, उसमें नाइट्रोजन सिलेंडर्स लगाते हैं, बूस्टर्स लगाते हैं, वो आपने देखा हो कुछ वीडियोस में चिंगारी निकलते हुए पीछे एग्जॉस्ट से, वो गाड़ी में और दम डाल देते हैं और उन्हें दौड़ाते हैं। लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर कोई स्पोर्ट्स कार है, फरारी की या किसी की भी स्पोर्ट्स कार है, उसकी तो बात ही अलग है। उसका जो एक्सपीरियंस होगा और जो उसका आपको चलाने का जो मजा आएगा, और उसके बाद आप दौड़ा भी ले गाड़ी को अच्छे से, उसके बाद भी अगली बार आप उस गाड़ी को दौड़ा सकते हैं। तो यही सरल भाषा में डिफरेंस है ट्रू 5G और जो इनडायरेक्ट 5G आ रहा है आपके पास, जो देने वाले हैं बाकी लोग, उसमें होगा। और जो बाकी चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं, अगर आपका नेटवर्क पे पूरा कंट्रोल रहता है तो लेटेंसी पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब लेटेंसी तो जितने भी हमारे PUBG के दीवाने हैं या फायरफॉक्स खेलने वाले दीवाने हैं, हमारे गेमर्स हैं, उनको लेटेंसी इसका बहुत वो रहता है कि भैया लेटेंसी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए वरना मैं गेम हार जाऊंगा। ये तो हो गया कंज्यूमर साइड। एंटरप्राइज साइड में लेटेंसी का इंपैक्ट पड़ सकता है सिक्योरिटी में, हेल्थ केयर में, जहां पर भी आप नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे रोबोटिक्स यूज किए जा रहे हैं मेडिकल फील्ड में, फॉर ऑपरेशंस, सर्जरीज के लिए यूज किया जा रहा है, या ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट, अगर जहां पर भी यूज किया जाएगा नेटवर्क, अगर वहां पर 19-20 होने लगा लेटेंसी का, तो बहुत सारे उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो बेसिकली आपकी स्पीड बढ़ेगी, लेटेंसी कम होगी तो आपका एक्सपीरियंस बेटर होगा टू स्टार्ट विथ। जो अभी की लेवल में हम बात करें, जो अभी सर्विसेज कंज्यूमर्स देख सकते हैं, एंटरप्राइज की बात नहीं करते, कंज्यूमर्स इमीडिएटली स्पीड, और जो गेम के दीवाने हैं वो अपनी फायर प्ले, जो भी फायरिंग नहीं करेंगे, उसमें जो पैनापन देखेंगे, वो देखने वाली बात होगी। राइट तो कुल मिलाकर 5G के साथ एक अलग एक्सपीरियंस। सुनील सर, अब सबसे पहले रोल आउट हिंदुस्तान के अंदर, उसके बाद फिर ट्रू 5G की बात, यानी कि ऐसा 5G जिसमें आपको सच में वो एक्सपीरियंस मिलेगा जो 5G में होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने स्टैंड अलोन 5G का इस्तेमाल किया। और फिर 1 साल के अंदर पूरे देश में एज अ कंपनी, जो सवाल मैं पहले भी पूछना चाह रहा था, कितनी बड़ी लीड मिलेगी यहां से जियो को? देखो भयंकर, क्योंकि इसमें क्या होगा कि आप ये सोचिए कि पूरे इंडियन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स इंडस्ट्री को बदला देगा। जैसे आप देख रहे हैं कि एक स्मार्ट लाइटिंग, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट इंटरनेट, टेलीविजन, अब ऑफिस से अब घर आते ही आप
गाड़ी में से आप घर में अपना एसी ऑन कर सकते हो, अपनी वॉशिंग मशीन ऑन कर सकते हो, अपना खाना को गर्म करके तैयार रख सकते हो। तो जैसे कंज्यूमर अप्लायंसेस स्मार्टिफाई होके आनी है, तो उसमें देखिए कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो मेरे को इसमें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट दिख रहा है। वो पहली बात है कि ओवरऑल इनका जो खर्चा है वो खाली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये एंड यूजर इंडस्ट्री में इतनी हाई स्पीड इंटरनेट के एडवांटेज लेने के लिए इतना कंपटीशन आएगा, इतना नया तरीके का मैन्युफैक्चरिंग आएगा, तो वो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के भयंकर बूस्ट इसमें से देगा। एक बात। दूसरी बात ये है, अब समझिए कि वो रिटेल एक तरफ, फिर O2C एक तरफ, फिर एट द सेम टाइम टेलीकॉम। तो इसमें क्या है ना, कस्टमर को वो अक्वायर कर रहे मल्टीपल मोड से, और उसको वो क्रॉस सेल करेंगे अपनी दूसरी प्रोडक्ट। तो एक कॉस्ट ऑफ कस्टमर का एक्विजिशन नॉर्मली होता है कि 40 से 42 रुपया एक कस्टमर को मार्केटिंग के दौरान उसको अंदर लाना। अगर उसी कस्टमर को अपना दूसरा प्रोडक्ट बेचना है तो वो 8 रुपए के इक्वलेंट, यानी 20% ऑफ द कॉस्ट to cross sell a product compared to the direct acquisition। तो इसके लिए कंपनी के लिए पूरी कस्टमर बेस इतनी भयंकर बढ़ेगी, तो अपना, इसलिए वो FMCG की बात कर रहे हैं, क्योंकि इजिली वो उसके ऊपर अपना सेम पाइप जो है उसके ऊपर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बेचकर पूरे लैंडस्केप्स को बदल देगी ये। तो ये भयंकर, मैं समझता हूँ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी की बदलाव अपनी फॉर्मलाइजेशन और डिजिटाइजेशन के अंदर। ये समझिए कि गवर्नमेंट ने ही अनाउंसमेंट किया है, ऐसी है इसकी इंपैक्ट। ओ चलिए दलजीत साहब, तो 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी हमें मनोज जी ने समझाया कि वो इन्वेस्टमेंट क्यों नेसेसरी है। अब इन्होंने कहा कि हम स्टैंड अलोन देंगे, तो वो यही कर रहे हैं। बाकी के प्लेयर्स जो हैं अपना पुराना जो 4G का प्लेटफॉर्म है उसी का इस्तेमाल करते हुए देंगे। तो क्या अब एक थोड़ा सा कॉस्टिंग वाली बात भी होगी? और हमने देखा है कि भाई जियो तो लीड करता है, वो तो सबसे सस्ता देता है, तो आई थिंक 5G भी सबसे सस्ता देगा। ये दोनों में बैलेंस कैसे बिठाएगी कंपनी? जी हाँ, गुड इवनिंग। मेरे ख्याल से वही सबसे बड़ा मॉनिटरेबल होगा आने वाले समय में, जो मार्केट जिसको बहुत इंपॉर्टेंस देगा। क्यों, 2 चीजें हमें समझनी चाहिए। एक ये कि 5G लेने के लिए क्या केस बनता है। तो अभी हमारे सभी पैनलिस्ट ने बताया कि उसमें एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। अब जब 2G से 4G हुआ था तभी भी बहुत बार ये गाना गाया गया था कि एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट होगा। काफी डिफरेंस हुआ भी, लेकिन जितना माना गया था शायद उतना नहीं, और उसका कंपनीज को उतना बेनिफिट नहीं मिला। तो अब अपने को देखना है कि 5G आने के बाद वो कितना एक्चुअल नंबर्स में कन्वर्ट होता है। दूसरी चीज जो हम बात अभी कर रहे हैं लगातार कि ये स्टैंड अलोन देंगे और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकिंग के साथ आ रहे हैं, तो हमें ये मानना चाहिए अभी ये मार्केट केवल 2 ही लोगों की है, भारती और रिलायंस। वोडाफोन तो नाम के लिए ही है। तो अब भारती भी बहुत पीछे नहीं है और उनके पास भी काफी कुछ वॉर चेस्ट रेडी है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो बहुत पीछे रहेंगे इस तरीके की सर्विसेज देने में। यस, लीड इनको मिलेगी, और इन्होंने जैसा बताया है कि हम दिसंबर तक लॉन्च कर, दिवाली तक लॉन्च कर देंगे, तो उससे एक नोवेल्टी इफेक्ट और वो सब मिलेगा। तो इम्पोर्टेंस अभी मार्केट जो देखेगा वो शायद मेरे ख्याल से आरपूस पे क्या इम्पैक्ट आता है वो देखेगा। हम बहुत बुलिश हैं रिलायंस के ऊपर एज अ होल कंपनी, और ये तीनों ही वर्टिकल हमारे हिसाब से आगे बहुत अच्छे वैल्यू ड्राइवर्स हैं। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि ऐसा, बट हम ये कहना चाहते हैं कि आज की एजीएम से हम ये नहीं कह सकते कि कल ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि हमें आज ही ईपीएस की अपनी एस्टिमेट्स चेंज करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चेंजेस करने, वो शायद नहीं होंगे। वो आने वाले अगले 2, 4, 6 महीने जैसे जैसे रोल आउट होंगे, जिस तरीके से ये बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे तब होंगे। बट बिग पिक्चर की बात करें तो मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं है। जो कुछ आज उन्होंने बोला है वो बहुत पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट, और जो इतना बड़ा एक बोल्ड स्टेटमेंट देना कि हम अगले 5 साल में डबल हो जाएंगे। एक कंपनी जो 16-17 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी अगर ये बोले कि मैं 5 साल में डबल हो जाऊंगा, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ए स्मॉल कंपनी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है और मार्केट इसको क्रेडिबिलिटी देगा। राइट। मनोज साहब, एक सवाल और आता है मेरे मन में कि जब हम 5G की बात करते हैं तो ये सिर्फ 5G वहीं तक सीमित नहीं है कि आप और मैं फोन चला रहे हैं, बात कर रहे हैं, गाने डाउनलोड कर लिए, पिक्चर डाउनलोड कर ली। 5G मतलब कि ज्यादा बातचीत हो रही है एंटरप्राइज लेवल पर। तो जब एंटरप्राइज लेवल पर आपके लिए नए लोग खुलेंगे, ग्राहक खुलेंगे, कंपनियां खुलेंगी, तो क्या वहां से रेवेन्यूज के नए सोर्स जनरेट होंगे?
जी हाँ, देखिए ऐसा है कि आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में जो 5G को लेके एक्साइटमेंट है, वो एक्साइटमेंट स्पीड के कारण बिल्कुल भी नहीं है। हमें ये बात बिल्कुल समझनी पड़ेगी। वो एक्साइटमेंट बेसिकली स्पीड के साथ साथ इस चीज के लिए भी है कि जो रिस्पांस टाइम है वो 5G में बहुत कम होता है। आज अगर हम देखें तो सबसे सक्सेसफुल जो 5G का एग्जाम्पल है वो चाइना में है। चाइना में आज 40 करोड़ से ऊपर 5G के सब्सक्राइबर हैं, और चाइना ने जो इंटरप्राइज सेगमेंट है, जो जैसे कि आपने भी पहले कहा कि मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसके लिए भी वहां उन्होंने एप्लीकेशन डेवलप किए हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल चाइना का देता हूं कि चाइना में जो माइनिंग जो है, आज की डेट में माइनिंग बहुत ही ज्यादा ऑटोमेटेड है। ये सारा का सारा 5G के कारण है, क्योंकि उस समय हमें डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा आसानी होती है, और जो बहुत ही खतरनाक जगह है वहाँ इंसान काम नहीं करते, वहाँ जो रोबोट्स हैं, जो मशीन है, मशीन ही काम करती है। आपको ध्यान होगा कि हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो कोल माइनिंग है, जिसको कि हम रैट माइनिंग कहते हैं, वहां कुछ मजदूरों की पानी भरने के कारण उनकी मौत हो गई थी। तो इस तरीके की जो रिस्क वाली जगहें हैं, जैसे माइनिंग हो गई, पोर्ट हो गया, वहां चाइना में अब 5G का इस्तेमाल हो रहा है और ऑटोमेशन वहां हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि क्योंकि ये अभी सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में है, लेकिन इस इनिशियल स्टेज के बावजूद जो ये इंटरनेट ऑफ थिंग और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, इस तरीके के ऑपरेशन का इस फाइनेंशियल ईयर में चाइना का में $1.5 बिलियन का रेवेन्यू था। ये स्टार्टिंग की बात है, और यही सारे एप्लीकेशंस हमारे देश में भी आने वाले हैं। ये जो 1.5 बिलियन जो कि शुरुआती दौर पर है, आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम पे अगले 2-3 साल में जबकि पूरा 5G स्प्रेड हो जाएगा, चाइना के अलावा यूरोप और अमेरिका में भी जो, क्योंकि 5G फैल रहा है और ये एप्लीकेशन के ऊपर रिसर्च हो रही है, तो ये जो एप्लीकेशन डेवलप होंगे, उसके बाद ये एक बहुत बड़ी रेवेन्यू स्ट्रीम खुलेगी और ये हमारे उसका पार्ट बन जाएगा। ड्राइवरलेस कार की हम आज की डेट में बात कर रहे हैं। ड्राइवरलेस कार इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये जो मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, ये 5G के कारण पॉसिबल आज की डेट में है। उसी तरीके से जब हम रिमोट सर्जरी की बात करते हैं, रिमोट सर्जरी जहां की आपको मिली सेकेंड्स में आपको डिसीजन लेना है, या जो आप यहाँ काम कर रहे हैं रिमोट में वो चीज हो रही है, तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस 5G के कारण पॉसिबल हैं, और नए नए एप्लीकेशंस इसमें डेवलप होंगे। अभी तो हम सिर्फ गेमिंग की बात करते हैं। बिल्कुल जी, तो ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और, क्योंकि और भी आज के एजीएम के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, लेकिन संदीप साहब क्विकली एक चीज आपसे रिएक्शन चाहूंगा कि आज आकाश अंबानी साहब ने जो जियो फाइबर, एयर फाइबर, उसकी भी बात की, और वो मुझे काफी एक्साइटिंग लगा कि आपको वायरलाइन ब्रॉडबैंड का जो एक्सपीरियंस है वो आपको विदाउट वायर्स मिलने वाला एक डिवाइस के जरिए, ये कितना क्रांतिकारी होगा? इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन ये इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं समझ पाया, क्योंकि अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं आई है। बेसिकली क्या होता है, अगर हम जियो एयर फाइबर की बात करें, ये बेसिकली है जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज आप जैसे यूज करते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट, यानी कि रेलवे स्टेशन पे आप यूज करते हैं, आप कैफे कॉफी डे में यूज करते हैं, आप बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे यूज करते हैं इंटरनेट यूज करने के लिए। बेसिकली क्या होता है, एक बॉक्स होता है, बॉक्स में एक तार लगी है, और फिर आप उस एरिया में रहते हैं तो अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के वो यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से या एयरपोर्ट की तरफ से या रेलवे स्टेशन की तरफ से, रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और आप यही सर्विस को एक प्राइवेट सर्विस की तरह अगर मान लें कि आप अपने घर में अपना हॉटस्पॉट बना रहे हैं, वायरलेस 100% नहीं, एक वायर जरूर लगेगी जो आपको पावर में लगानी पड़ेगी उस डिवाइस को चार्ज करने के लिए, लेकिन उसके अलावा और कोई वायर नहीं। वो कैसे होगा, जब वो लोग 5G सर्विसेज लॉन्च करेंगे, उसी की कनेक्टिविटी इसमें देंगे और आप अपने घर पे कनेक्टिविटी पा सकते हैं। सबसे पहला एडवांटेज कि जो बहुत सारी जगहें हैं, अभी भी आप देख रहे होंगे इंडिया में, जहां लोग कहते होंगे हमारे यहाँ सो एंड सो नेटवर्क नहीं आता है, हमारे यहाँ फाइबर नहीं बिछ रही है, चाहे कोई भी ब्रांड हो, रिलायंस का हो, एयरटेल का हो, किसी का भी हो, कि यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है हमारे पास। तो वैसी एरियाज को लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने के लिए ये एक कारगर सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन एक कारगर सोल्यूशन तब बनेगा जब पैन इंडिया नेटवर्क होगा या नेटवर्क बढ़ेगा, क्योंकि मेट्रोज में एनीवे फाइबर की कनेक्टिविटी अच्छी रहती है, उसमें लोग राउटर लगा लेते हैं और यूज कर लेते हैं। सो ओवरऑल काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन ये ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपकी सर्विस का रोल आउट कितना होगा। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जियो ने एक चीज तो बोली है कि हम दिसंबर में स्टार्ट कर रहे हैं सर्विस, लेकिन
साथ में एंड डेट भी दी है, यानी कि 2023 के दिसंबर तक हम रोल आउट कंप्लीट कर लेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कंज्यूमर्स को अब ये नहीं रहेगा कि लीक्स वीक्स के हवाले से न्यूज नहीं मिलेगी उन्हें, उनको मालूम है भैया मतलब अगले साल के एंड तक दिसंबर तक ये सर्विसेज लॉन्च हो जाएगी और वो अपने आप को प्लान कर सकते हैं। यानी कि अगर उन्हें 5G चाहिए तो जरूरी नहीं है उन्हें 5G हैंडसेट में इन्वेस्ट करना है। अगर वो चाहते हैं कि घर में स्पीड सबको अच्छी मिल जाए और 4G डिवाइसेस, चलिए 4G डिवाइसेस यूज कर लीजिए, आप इस एयर फाइबर को घर में रख लीजिए और सबको बेटर स्पीड मिल जाएगी 5G वाली। राइट, फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी कमरे में आप कभी भी कहीं भी मूव कीजिए तो उस लिहाज से जो इसका यूजेज है वो काफी आसान हो जाएगा। सुनील सर, अब थोड़ा सा मूव करते हैं आगे, रिटेल की तरफ जाते हैं, और उस रिटेल पे जब जाते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज हुई एजीएम के अंदर वो ये है कि मुकेश जी ने जब ईशा अंबानी को इंट्रोड्यूस किया तो उन्हें हेड ऑफ रिटेल के नाम से इंट्रोड्यूस किया। तो आकाश अंबानी को पहले ही हम देखें जियो की चेयरमैनशिप मिल गई, ईशा अंबानी को उन्होंने हेड ऑफ रिटेल किया, न्यू एनर्जी के लिए अनंत अंबानी का नाम लिया, तो लीडरशिप का एक पूरा प्लान उन्होंने वहां पर आज रख दिया। अब ये प्लान उन्होंने ये भी कहा कि जो सीनियर्स हैं वो मेंटर करते रहेंगे, लेकिन अब यही हैं जो कल के लीडर्स हैं और ये जो लीगेसी है कंपनी जो धीरूभाई अंबानी सेट करके गए उस पर काम करेंगे। देखिए, एक फैमिली ओन्ड बिजनेस में ये सक्सेशन प्लानिंग और स्मूथ सक्सेशन और अगले जनरेशन को ओल्डर जनरेशन का सपोर्ट जब तक उनमें दम है वो देना, मैं समझूं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक मल्टीनेशनल या एक पब्लिक लिमिटेड वाइडली हेल्ड कंपनी के बारे में ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात आती है, वो हायर कर सकते हैं जो भी, मगर एक फैमिली ओन बिजनेस में वो नेचुरली फैमिली का सक्सेशन होगा, उनको ट्रेन करना होगा, उनको ग्राउंड लेवल से वर्क ऊपर करके पूरी समझना होगा। तो इसमें जब भी ना एक यंग एज से आप उसका शुरुआत करते हैं, उसको मेंटरशिप देते हैं, तो एक इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर जैसे हम, उसके लिए बहुत कंफर्टिंग चीज होती है कि कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस फ्रॉम मल्टी जनरेशनल पर्सपेक्टिव एक कायम रहती है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसको एक बहुत बड़ा टिक मार्क मिलता है। तो आज के अनाउंसमेंट में मैं समझूंगा कि ऐसी बातें अगर फैमिली ओन बिजनेस से आती है तो एक बहुत बड़ा एक वैल्यूएशन में उसके लिए एक पॉजिटिव टिक मिलता है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी जो होती है ना कि फ्यूचर में क्या होगा इनके बाद, वो वाला क्वेश्चन को एक तरह से आंसर करने की कोशिश करी ना, तो ये समझता हूँ कि ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बात आज सुनाई दी। राइट, दलजीत साहब, तो जैसा मैंने कहा, मैं रिटेल की बात पे आने से पहले इस बात को डिस्कस करना चाहता था। और रिटेल में जब ईशा मैम आई और उन्होंने अनाउंस किया वहां पर ईशा अंबानी ने कि एक तो एफएमसीजी बिजनेस कि आप एफएमसीजी के बिजनेस में इस साल से एंटर कर जाएगी कंपनी, दूसरा फिर टेक्नोलॉजी का साथ लिया, जैसा अब थोड़ी देर पहले सुनील साहब बोले भी थे कि अब उनके पास एक ऐसा पाइप है जिसके थ्रू वो सबको कनेक्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया, बाकायदा डेमो देखे कि कैसे आप व्हाट्सएप के जरिए, पार्टनरशिप की है मेटा के साथ, व्हाट्सएप के जरिए आप जियो मार्ट से शॉपिंग कर पाएंगे। तो और तमाम स्टैटिस्टिक्स रहे कि पिछले 1-2 साल में कैसे कस्टमर डबल हो गए, ऑनलाइन ग्राहक तो शायद 2.5-3 गुना तक बढ़ गए। ये सारी चीजें इस बिजनेस को कितना एक्साइटिंग बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत अच्छा किया उन्होंने जो एक तरीके से व्हाट्सएप के थ्रू करके दिखाया सामने। तो आई थिंक ये जो पिछले साल उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम व्हाट्सएप के साथ टाई अप करके जियो मार्ट को बढ़ाएंगे, तो वो उतना स्केल अप नहीं हो पाया था। तो इट्स अ गुड वे ऑफ एविडेंस, सामने दिखाया कि ऐसे कर सकते हैं। तो आई थिंक लोगों को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और ये जो एंट्री एफएमसीजी की बात की, तो अभी तक रिलायंस रिटेल क्या कर रहा है, वो एग्रीगेटर ऑफ वेरियस ब्रांड्स है। तो एग्रीगेटर ऑफ वेरियस ब्रांड्स में क्या होता है कि आप जब प्रोड्यूसर नहीं है तो आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अब ये समझना पड़ेगा, ये जो एफएमसीजी का अनाउंसमेंट किया है इसको और डिटेल में जब वो बताएंगे अपना प्लान, तो अगर ये जिस तरीके से यूनिलीवर वगैरह या आईटीसी और लोग काम कर रहे हैं उस तरीके का कुछ प्लानिंग है, बड़ा प्लान कर रहे हैं, ऑब्वियसली रिलायंस बड़ा ही प्लान करेगा, तो फिर इसको रिटेल बिजनेस को भी वैल्यू री रेटिंग का मौका मिलेगा। तो आज की डेट में जो वैल्यू हुई है रिटेल की, वो ये वैल्यू अनलॉकिंग की वजह से, जब रिलायंस से हटेगा उसके बाद यहाँ पे एक री रेटिंग का पॉसिबिलिटी बनेगी जब ये एफएमसीजी बिजनेस की तरह ट्रीट होने लगेगा। हम देखते हैं कि रिटेल वाले जो ट्रेंड वगैरह, हम लोग वहाँ पे भी बहुत बुलिश है, ट्रेंड का स्टॉक है, मान्यवर का स्टॉक है, तो वो सब 100 टाइम मल्टीपल पे चलते हैं। तो वो वैल्यूएशन तो अभी एज ए कंसोलिडेटेड एंटिटी नहीं दिख रही है रिलायंस रिटेल में,
तो ये एक अच्छा पॉसिबिलिटी वहां के लिए है। इसके लिए और भी ज्यादा ये रिटेल बिजनेस के लिए काफी बड़ा फ्लिप मिलेगा। और अगर जियो मार्ट का जैसा उन्होंने एविडेंस दिया कि इस तरीके से आप विद इन फ्यू सेकेंड्स एक अपना काम कर सकते हैं, तो बहुत लाखों लोग रिलायंस के शेयर होल्डर भी है, उन्होंने भी देखा। आई थिंक अगर उसमें भी फ्लिप मिलेगा तो बहुत अच्छा इसको री रेटिंग का पोटेंशियल। राइट। तो मनोज साहब, एक चीज अब और बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि आप टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है या फिर कनेक्टिविटी, ऑनलाइन कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो अब सारी चीजों के ना मूल में आ गई है। फॉर एग्जांपल, अब आपका तो जो जियो का बिजनेस है वो तो है ही अबाउट कनेक्टिविटी एंड स्पेक्ट्रम एंड ऑनलाइन कनेक्टिविटी। अब रिटेल वाले में भी आपने जो पकड़ा है, हालांकि कहते हुए अपने आप को ओमनी चैनल है, लेकिन जिस तरीके से देश के करोड़ों व्यापारियों के साथ ऑनलाइन अब उन्होंने एक पूल बना लिया है, उनका अपना ऑनलाइन शॉपिंग है। जो जियो की बात करें या बाकी प्रोडक्ट्स भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं जियो मार्ट से, तो वो अब दोनों बिजनेस आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या बहुत शानदार सिनर्जी दिखाते हैं। या फिर मीडिया बिजनेस ही ले लीजिए जिसका जिक्र उन्होंने किया, काफी कई चैनल्स नंबर 1 है और तमाम नई पार्टनरशिप की बात उसमें की, जेम्स मर्डॉक, उदय शंकर के साथ, वायकॉम 18 और तमाम चीजें। लेकिन ये सारी चीजें, सारे बिजनेस आपस में बहुत खूबसूरती के साथ इंटरकनेक्टेड है और सबका आधार जो कह सकते हैं कि वो आप कह लीजिए कि कनेक्टिविटी थ्रू ऑनलाइन या फाइबर या जो भी आप कह लें, तो ये सिनर्जी कितनी यूजफुल है और ये आगे चलते हुए इनको कितनी बड़ी लीड देगी, क्योंकि तीनों चीजें, चारों चीजें इन्हीं के पास हैं। ऐसा है कि ये एक बहुत बड़ी लीड देने वाली है और खास तौर से 5G में जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट जियो ने किया है या जो इनके प्लान्स हैं वो और किसी के पास नहीं है। तो चाहे वो कोई भी बिजनेस स्ट्रीम हो, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो, चाहे वो टेलीकॉम बिजनेस हो, इनको अपने कॉम्पिटिटर से के सामने लीड काफी ज्यादा है। अगर हम मीडिया की ही बात करें तो मीडिया में जो भी स्पोर्ट्स के राइट्स इनके पास हैं, तो वो राइट्स अगर आप 5G का एक्सपीरियंस देंगे, जैसे कि फाइबर ऑन एयर जिसका आज अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके कारण कि 5G का पेनिट्रेशन मेरे ख्याल से काफी ज्यादा फैलेगा। और उसके साथ साथ अगर कोई भी एक कंज्यूमर है तो जियो से, रिलायंस की सर्विसेज से उसको सारी चीजें मिलती हैं, पूरा का पूरा मीडिया एक्सपीरियंस अच्छा होता है, एंटरटेनमेंट का उसका एक्सपीरियंस है, स्पोर्ट्स का उसका एक्सपीरियंस है, शॉपिंग का जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आज की डेट में तो अच्छा होगा ही अगले 1 साल में, लेकिन आने वाले टाइम पे जिस समय की शॉपिंग के लिए भी और कई सारे एप्लीकेशन बनेंगे, जिस समय की एक जो एक्सपीरियंस होगा यूजर का वो 5G के कारण इस तरीके का एक्सपीरियंस होगा कि एक वर्चुअल स्टोर में जाकर, एक वर्चुअल मार्केट में जाकर एक कंज्यूमर एक शॉपकीपर से या फिर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जियो के, उनसे बात करके कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकता है। वो एक्सपीरियंस करीब करीब ऐसा ही होगा कि जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में जाकर आप कोई सामान को खरीदते हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा लीड देगा बाकी किसी कंपनी के मुकाबले जियो। जी, तो सुनील सर, आप से भी मैं एक कमेंट चाहूंगा सिनर्जी पे, क्योंकि देखिए अगर हम बाकी टेलीकॉम कंपनीज को देखें तो स्टैंड अलोन टेलीकॉम कंपनी है, कुछ छोटा मोटा काम उनका इधर उधर हो सकता है, स्ट्रीमिंग 2-4 प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह की सिनर्जी वाली कंपनियां रिलायंस ग्रुप के पास है, जियो हो गया, चाहे रिटेल हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग या भविष्य है, या मैं तो कहूंगा वर्तमान ही हो चला है, या फिर आपकी मीडिया कंपनीज हो गई, तो ये एक कंपनी दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए नजर आएगी। खाली बेनिफिट की बात नहीं है। अब ये देखिए कि क्या होता है कि एक ही ग्रुप के अंदर होने के कारण ट्रांसफर प्राइसिंग बिटवीन द कंपनीज ना एक वेग थिंग होती है। तो अगर उनको एक कॉम्पिटिटर को खलास करना है ना, तो इजीली वो अपना प्रॉफिट पूल को डाइवर्ट करके थोड़ी देर एक लॉस लीडर प्रोडक्ट को लगा के उस कॉम्पिटिटर को खत्म करके पूरा एक सेमी मोनोपोली का स्टेटस में आ सकती है और उसके बाद फ्री प्राइसिंग उसके हाथ में आ जाता है। तो ये बहुत एक मैं कहूंगा कि एक प्रेडेटरी मूव हो सकता है। अगर वो चाहते हैं कि किसी भी एक क्षेत्र में वो डोमिनेट करना चाह रहे हैं ना, तो उनके हाथ में ये ताकत आता है, क्योंकि ये खाली वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है अक्रॉस, जहां पे खाली कॉमन चीज है कंज्यूमर को जो भी पॉइंट टच करता है उसको ओन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चीज में उनको मार्केट शेयर चाहिए, वहां पे वो प्रॉफिट कम करा सकते हैं, दूसरे में प्रॉफिट कमाना है तो वो आसानी से वहां पे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये जो एक बेनिफिट होता है उसको अमॉर्फस जो कहते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग करते हैं, ये क्लाउड प्रॉफिटेबिलिटी होगा कि वो चूज कर सकते हैं कि कौन से बिजनेस में आज मैं मार्केट शेयर के लिए खोज करूंगा, कौन से बिजनेस में मैं प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो के लिए खोज करूंगा। तो ये एडवांटेज जो आती है ना, एक मल्टी ईयर व्यू में आप
हर बिजनेस को एक एक टाइम फ्रेम में सपोर्ट करके उसको आगे ले जा सकते हो। ये शक्ति इंडिविजुअल कंपनीज के पास नहीं आती है ना, तो यही उनके लिए एक बहुत बड़ा कंग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन जो कहते हैं उसका बेनिफिट उन्हें मिलेगा। राइट तो इससे पहले मैं ब्रेक लूं संदीप बुद्ध की क्विकली, आज जियो क्लाउड पीसी का भी हमने जिक्र सुना। अब उसकी विशेषता ये बताई कि आपको बार बार अपने पीसी का, जो आप रेगुलर पीसी यूज करते हो तो आपको नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स लेने पड़ते हैं, नए वर्जन्स लेने पड़ते हैं वक्त के साथ, लेकिन एक बार आप जियो क्लाउड पीसी पे गए तो बस मशीन का इस्तेमाल आपको करना है, आपको कोई बार बार अपडेशन से छुटकारा मिल जाएगा। ये बताइए थोड़ा। बिल्कुल विपिन, लेकिन उससे पहले आपका जो पहला सवाल था, सबसे मैं उस पर एक कमेंट देना चाहूंगा कि आप सिनर्जी की बात कर रहे थे। मैं इसको सिनर्जी नहीं देख रहा हूं। मुझे लग रहा है कि रिलायंस जो इस टाइम पे काम कर रहा है वो कर रहा है इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। वो एक इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक कस्टमर की, वो चाहते हैं कि उसको बांट ले। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के जरिए एक भी कस्टमर आया, उसकी वजह से अगर उसको दूसरी सर्विस पुश करते हैं तो उसको वो वाली सर्विस मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 5G सर्विस के लिए आया है, उसको हम फाइबर भी दे सकें, उसको हम रिटेल का एक्सपीरियंस भी दे सकें, उसको रिटेल, उसके अलावा हेल्थ केयर में भी वो कुछ काम कर रहे हैं उसका भी एक्सपीरियंस दे सके। तो एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। और ये इकोसिस्टम अगर टेलीकॉम की दुनिया में बात करें तो एप्पल एक कंपनी ऐसी, जी हाँ, मुझे लग रहा था आप एप्पल का जिक्र करेंगे। जी जी कंटिन्यू। एक एप्पल कंपनी है जो काफी इकोसिस्टम पे प्ले कर रही है, और दूसरा कुछ हद तक मैं कहूंगा गूगल भी एक इकोसिस्टम पे प्ले कर रही है कि आप एक बार एंड्रॉइड इकोसिस्टम में घुस जाए, पर इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं है कि मतलब कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, आपका रिटेल हो गया, आपका एजुकेशन हो गया, सब में घुसे हुए, ऐसा नहीं है। और अब बात कर लेते हैं आपके जियो क्लाउड पीसी की। सरल शब्द में अगर समझाऊं कि जियो क्लाउड पीसी क्या होने वाला है, आपके पास एक स्ट्रीमिंग डिवाइस होगी जैसे कि Amazon Fire Stick, उससे थोड़ी सी बड़ी, सेट टॉप बॉक्स जितनी बड़ी डिवाइस होगी, और इस स्ट्रीमिंग डिवाइस से आप मूवी डाउनलोड नहीं कर सकते। आप इसमें आप जो एग्जिस्टिंग काम अपने डेस्कटॉप पे करते हैं, चाहे आप विंडोज एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। आपको जरूरत होगी एक मॉनिटर की, एक कीबोर्ड की और एक माउस की, वो आपकी स्ट्रीमिंग डिवाइस में लग जाएगा। बस आप दिमाग में यही रखिएगा कि जैसे आपने फायर स्टिक लगा के रखा है इस टाइम घर में या जियो का सेट टॉप बॉक्स है, वैसा ही डिवाइस आपके पास आएगा। उसमें पीछे पोर्ट्स होंगे और उन पोर्टों में आप अपने कीबोर्ड या माउस जो भी है कनेक्ट कर सकते हैं। इन सबसे फायदा क्या है? फायदा ये है, अगर आप मार्केट में एक क्रोमबुक लेने जाएंगे या फिर एक लैपटॉप लेने जाएंगे तो 10 से 15 हजार मिनिमम देंगे, और उसके बाद भी आप खुश नहीं होंगे क्योंकि मेमोरी नहीं होगी, उसमें परफॉर्मेंस नहीं होगी, और आपके जो एक्सपीरियंस होगा यूज करने का काम, वो बहुत ही घटिया होगा। इसी चीज को सॉल्व करता है क्लाउड। अभी क्लाउड में क्या करेंगे ये लोग, क्लाउड पीसी में आपको बस खाली वो बॉक्स खरीदना है और बाकी अपने पेरिफेरल्स लगा दिए उसमें, और कोई झंझट नहीं। माइक्रोसॉफ्ट का आपको एप्लीकेशन चाहिए, वो क्लाउड में रखा हुआ है। एक एक चीज को आपको रिन्यू नहीं करना है, क्योंकि जैसे अभी भी आप देखेंगे क्लाउड सर्विस आपको मिल रही है, गूगल की मिल रही है, माइक्रोसॉफ्ट की मिल रही है, और बाकी कंपनीज भी कुछ कुछ स्टैंड अलोन कर रही हैं, लेकिन वो सब इंडिविजुअल एक एक पैकेज दे रहे हैं। आपको सैशे मिल रहे हैं, मतलब वो शैम्पू के सैशे होते हैं ना, वो दे रहे हैं। और जियो ने क्या किया, यहाँ पर पूरी की पूरी शैम्पू की बोतल आपको दे रही है कि भैया पूरे महीने यूज करो, चिंता मत करो, आपको हर दिन क्या चाहिए, जैसी जरूरत हो, जो जरूरत हो वो यूज कर लो आप, और उससे कॉस्ट बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा, और कंज्यूमर्स को टेक्निकल मतलब अपना सर खपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, इसका सिक्योरिटी में इशू आ रहा है। वो सब बैक एंड में हो जाएगा, पैसा बचेगा और काम में कहीं पर भी सेल नहीं लगेगी। चलिए, तो काफी सारी नई चीजें होने जा रही हैं जो कंज्यूमर के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस लेकर आएगी और कंपनी के लिए भी नए दरवाजे खोलते हुए दिखाई देगी। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जो कंपनी के ट्रेडिशनल बिजनेस है, मसलन O2C हो गया, आप न्यू एनर्जी में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, उन पर भी थोड़ा जिक्र करेंगे, उन पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आवाज अड्डा में बात हो रही रिलायंस के एजीएम की, जहां पर कई बड़े अनाउंसमेंट होते हुए नजर आए और एक बहुत बड़ा विजनरी प्लान वहां पर आता हुआ दिखा, चाहे वो बिजनेस की बात हो या लीडरशिप की बात हो। तो काफी सारी बातचीत ब्रेक से पहले हुई, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। मुकेश अंबानी ने कहा इस एजीएम में कि रिलायंस O2C कारोबार में अगले 5 सालों में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। Our O2C business crossed rupees 5 lakh crore in annual revenues. The EBITDA of our O2C business crossed rupees 50,000 crores. We are committed to maximize oil to chemicals integration and convert our advantageous feedstock streams to value chemicals and materials. I'm pleased to share that over the next 5 years, we will invest rupees 75,000 crores and expand capacities in existing and new value chains.
तो दलजीत साहब, कंपनी एक परफेक्ट बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश करते हुए दिख रही है। माना न्यू बिजनेसेस जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन जो आपके कन्वेंशनल बिजनेस है, O2C की हम बात करें तो यहां पर भी निवेश है। हाँ, शायद स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आपको जहां जरूरत है और जितनी जरूरत है आप उतना खर्च करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए एक तरीके का कैश काउ बिजनेस है। आप देखो 50,000 करोड़ EBITDA यहाँ से आता है, टोटल 1,10,000 करोड़ पिछले साल EBITDA था कंपनी का, तो आधा जहाँ से आता है तो वहां पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले कई सालों से ESG के कंसर्न की वजह से वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन नहीं हुआ है इन सब चीज का, तो उसका असर अब हमें रशिया यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के बाद देखने को मिला। तो आई थिंक अब ये कॉन्शियसनेस सब जगह है कि इतना ज्यादा एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है, पर उसकी वजह से हम ग्रोथ को नहीं इग्नोर कर सकते। और जो रिलायंस ने आज अनाउंस किया कि हम 75,000 करोड़ खर्च करेंगे, कैपेसिटीज को और एक्सपेंड करेंगे, आई थिंक ये एक्सपेंशन के बाद ये ग्लोबली नंबर 1 या नंबर 2 हो जाएंगे और वैल्यू एडिशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो आई थिंक ये जो कोर बिजनेस है वो अपना जो स्थान है वो बना के रखेगा। बाकी बिजनेसेस बढ़ते रहेंगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल वो शायद कम बढ़ होता रहेगा, बट जो उसकी इंपॉर्टेंस है और जो उसका बैकबोन है एक तरीके से पूरे कंपनी का, वो बना रहेगा। तो आई थिंक और वही हमारे लिए एक्चुअली बहुत एक्साइटिंग फेस है, क्योंकि अगर हम पिछले 1 साल में बात करें तो लोग एक तरीके से भूल गए थे कि रिलायंस एक्चुअली ऑयल टू केमिकल कंपनी है। तो सिर्फ टेलीकॉम और बाकी चीजों की बात हो रही है। इनफैक्ट आज के अपने डिस्कशन में भी आप देखिए तो मैक्सिमम टाइम आपने टेलीकॉम और बाकी चीजों पे लगाया। तो हम ये भूल जा रहे हैं कि इनका मेन काम तो जो है वो ऑयल और केमिकल का ही है, और वहां पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, बहुत बड़ी कैपेसिटीज है जहां इनसे compete करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और जो इन्होंने ऑफ गैस क्रैकर वगैरह का पीछे प्रोजेक्ट किए थे, $4-4 बिलियन खर्च किया, उसकी वजह से इनको जो मार्जिन है वो भी वन ऑफ द बेस्ट मार्जिन इन द इंडस्ट्री, बेस्ट मार्जिन ग्लोबली भी है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा स्टेप है और इग्नोर नहीं कर रहे हैं अपने कोर बिजनेस को, ये भी मार्केट को बहुत पसंद आए। राइट, तो फोकस जरूर नए बिजनेस पर है, लेकिन इग्नोरेंस नहीं है कोर बिजनेस की तरफ। इसीलिए नए बिजनेस की बात पहले और बात ज्यादा, लेकिन कोर बिजनेस पर भी उतना ही ध्यान। एक और जो एक्साइटिंग चीज है सुनील सर, वो है न्यू एनर्जी वाला मामला। चाहे वो फिर बैटरी प्रोडक्शन की बात हो, चाहे वो फिर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात हो, चाहे फिर वो एक तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नई गीगा फैक्ट्री लगाने की बात हो। यहां पर भी रिलायंस बहुत सारा काम कर रही है, क्योंकि एक कंपैरेटिवली एक नया फील्ड है, कंपैरेटिवली एक अलग तरीके की स्ट्रीम है, इसलिए बहुत ज्यादा बातें इसके बारे में होती नहीं है। लेकिन धीरे धीरे यहां पर भी एक लीडरशिप कायम करती हुई नजर आ रही है कंपनी। क्योंकि अब देखिए ना, अभी O2C की जो बात की उसमें एक खास चीज यह है कि ये चाइना +1 कि जो हमारी देश की एक अप्रोच है उसमें बहुत अहम, क्योंकि चाइना में क्या हुआ कि बहुत सालों से उन्होंने अपने नदियों को इतना पोल्यूट कर दिया कि उधर अभी केमिकल प्लांट बंद हो रहे हैं। तो वो अगर बाहर अपॉर्चुनिटी हो रहा है तो ये O2C का उसी का फायदा उठा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, क्योंकि चाइना +1 इंडिया के लिए बहुत अहम चीज है। सेकंड चीज जो आपने कही ग्रीन एनर्जी, तो अभी ग्रीन एनर्जी में देखिए ना, इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस और इतनी आसानी से आप उसमें ऑर्डिनरी कंपनीज नहीं निवेश कर सकते। मगर इनके पास जो 1 लाख करोड़ का उनका EBITDA है ओवरऑल एज अ ग्रुप, तो इजिली उसमें से वो फोकस करके, और खास करके मैं समझूंगा कि ऐसी ग्रीन एनर्जी वाली प्रोजेक्ट को वो अलग स्पिन ऑफ करके, क्योंकि फाइनेंसिंग एरिया में देखेंगे ना, इंटरनेशनल पेंशन फंड्स ये लोग अपना डेडिकेटेडली अब ESG या ग्रीन एनर्जी में फंडिंग को बहुत सस्ते में दे रहे हैं, और लॉन्ग टर्म 10, 50, 20 साल का फंडिंग बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है। तो ये क्या है कि ग्रीन एनर्जी में ये अपना अलग एक कंपनी फॉर्म करके उसमें फाइनेंसिंग भी रेस कर सकते हैं इंटरनेशनल एजेंसी से, तो बहुत सस्ते में मिल सकता है। और आने वाले दिन में, क्योंकि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर कोई और नहीं कर पाएगा, एक कमांडिंग पोजीशन अगर इनिशियल कॉस्ट वो ऑब्जर्व कर लिया, जैसे देखो जियो में भी, टेलीकॉम में उन्होंने इनिशियली एक कॉस्ट को ऑब्जर्व कर लिया, इसलिए अब उनके लिए सब प्रॉफिट EBITDA सब क्लीन प्रॉफिट है। वैसी तरह मैं समझ रहा हूं कि ये एक फ्यूचरिस्टिक एंडेवर में आज ही वो एक थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं, और इसमें लॉन्ग टर्म में एक जो कहते हैं ना ESG फंड्स डेडिकेटेडली ऐसी प्रोजेक्ट्स को ही फाइनेंस करेगी, उसका एक वास्ट पूल ऑफ मनी ये टैप कर सकती है। यही मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म विजनरी अपना मूव है इनका। राइट, दलजीत साहब कोई कमेंट आपका इस पर? 75,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहां पे भी होने वाली है।
ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है कंपनी के स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो वैल्यू फ्यूचर में ड्राइव होगी वो तो आने वाले नई जो सोच है, नई टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर ही सारा कुछ होगा ना। आप देखिए एक सिंपल से एग्जांपल, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई, अभी 1-2 गाड़ी भी बाहर नहीं है और 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिल गया। तो यहाँ तो बात हो रही है लाखों करोड़ों की, बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रीज की बात हो रही है, और वो इन प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है जो बहुत सारी कंपनियां वर्ल्ड में सोच भी नहीं सकती है। तो आई थिंक ये एक इनको बहुत बड़ा जो साइज का जो एडवांटेज है वो इनके फेवर में बहुत बड़ा काम करेगा, और ये आगे चल के वैल्यू अनलॉकिंग की बहुत बड़ी पोटेंशियल देगा। जब ये एक एक करके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होते जाएंगे तो वहां पे ये जब निकलने का मौका आएगा उसमें जो इन्वेस्टर्स को फायदा, जो अभी के इन्वेस्टर्स हैं उनको वहां पे फायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है स्टॉक के ऊपर पॉजिटिव व्यू रखने का, जबकि स्टॉक ने अच्छा रिटर्न पहले भी दे चुके हैं और टाइम हाई के आसपास है, पर फिर भी यहाँ से भी आगे आने 3-5 साल के व्यू के लिए तो ये एक अच्छा ट्रिगर पॉइंट है। राइट सुनील साहब, क्योंकि ईवी की बात हो रही है, अभी दलजीत साहब ने भी बात की और दुनिया में हो रही है और भारत में भी काफी फोकस है उसके ऊपर। और देखिए ईवी इकोसिस्टम अभी हम डेवलप कर रहे हैं, अभी हमें भी नहीं पता कि हम अपने घर के बरामदे में वो प्लग लगा के चार्ज करेंगे या फिर हम एक्सचेंजेबल बैटरीज के ऊपर हमारा ईवी सिस्टम चलेगा। लेकिन रिलायंस ने अपना फोकस फिक्स कर दिया है, शायद वो ज्यादा दूर का देख पा रहे हैं कि वो बैटरीज पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं आपको कह दूं कि मैंने अभी एक ईवी खरीदी है, MG ZS5। कांग्रेचुलेशन सर। घर में ही मेरे पार्किंग लॉट में मैंने उसका चार्जिंग पॉइंट भी लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। करीबन 260 किलोमीटर तक बैटरी लास्ट करती है, तो हफ्ते में एक ही बार मेरे को चार्ज करना पड़ता है। क्या है कि आउट स्टेशन ट्रिप्स नहीं कर पा रहे हैं सिटी के अंदर ड्राइविंग के लिए, और वो ऑटोमेटिक रिचार्ज भी होता है, ब्रेकिंग जैसे भी करेंगे आप तो बैटरी होती है, तो बहुत बेनिफिट है इससे। ना ही पोल्यूशन का, मगर पेट्रोल स्टेशन में वेट करने का कुछ झंझट नहीं है, जब ये बहुत बढ़िया है। मगर जैसे मैं कह रहा था कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में जब ये आएगी तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बैटरीज कि जो एक अभी टाटा पावर ने भी देश भर में बैटरी लगाने की ये किया है, तो अगर ये कंपनी भी उसमें करती है तो ओवरऑल कंट्री में ईवी का जो प्रोग्रेस जो गडकरी साहब इतनी बात कर रहे हैं उसमें एक क्वांटम लीप आ जाएगा अगर कंट्री वाइड एक नेटवर्क ऑफ बैटरी। और दूसरी बात है कि ईवी व्हीकल में ये भी है कि 5-6 साल के बाद उस बैटरी का क्या करोगे, भी कैसे डिस्पोज करेंगे, नया बैटरी कैसे लगाएंगे, रिन्यूएबल होगा ऐसी बैटरीज। तो जैसे आपने पॉइंट आउट किया, इसमें बहुत डेवलपमेंट के लिए स्कोप है। और अल्टीमेटली आप ये भी देखिए कि टोटल ग्रीन एनर्जी आपको सोलर या हाइड्रोजन यानी सूर्योदय से या आपको वाटर को स्प्लिट करने से वो जेन्युइन आपको एक क्लीन एनर्जी होती है, क्योंकि अभी लिथियम आयन बैटरी में फ्यूल का ही जरूरत पड़ता है उसको मैन्युफैक्चर करने में। तो मेरे ख्याल में ग्रीन का बहुत डेवलपमेंट के लिए बहुत स्कोप है आगे, और ओनली ऐसी कंपनियां जिनके पास कैश एग्जिस्टिंग बिजनेस से जनरेट हो रहा हो उसको वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म विजन की जरूरत होती है। और इसलिए ग्रीन का जो फ्यूचर है ना, गाड़ी मैं समझता हूं कि ये अपनी जो प्राइवेट व्हीकल की ट्रांसपोर्ट को छोड़िए, जब कमर्शियल व्हीकल की ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तब देखिए क्या बदलाव आएगा देश में इन टर्म्स ऑफ द डीजल का कंजम्पशन। क्योंकि वैसे ही हम देश 85% अपना ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, इतना ऑयल डिपेंडेंट है हम, तो वो ट्रेड डिफिसिट के लिए, करेंसी के लिए, फिस्कल डिफिसिट के लिए, सबके ऊपर इसका बेनिफिट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही ये ग्रीन एनर्जी के ऊपर कोई बड़े बड़े दिग्गज कॉर्पोरेट इसमें निवेश करेंगे और डेवलप करेंगे, तो आपने विंड मिल भी दिखा रहे हैं, वो भी एक जेन्युइनली क्लीन एनर्जी है, मेरे सामने दिखता है। राइट। तो मनोज साहब, मुकेश जी अपने एजीएम में भी कहते हैं कि अगले जो 25 साल हैं वो बड़े बदलाव के हैं हिंदुस्तान के लिए, और वो यही सारे बदलाव होने वाले हैं। और मुझे लग रहा है कंपनी मतलब कन्वेंशनल कंपनी रही है, लेकिन जितना भी कुछ नया होने वाला है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब मैं अगर उसमें बात करूं कि फ्यूल लगेगा, एनर्जी लगेगी, उन सारी नई चीजों पर कंपनी फोकस कर रही है। जी हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो 5G की भी अगर हम बात करें तो 5G में जो गेम है, 5G में जो लोगों का एक्साइटमेंट है,
वो बेसिकली मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या उस पे बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं उसी पर हैं। जैसा कि चाइना में जो एग्जांपल है कि 1.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू उसका वो चाइनीज ऑपरेटर का इन सर्विसेज से आज की डेट में है, जबकि बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में है। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे ये जो फ्यूचरिस्टिक सर्विसेज हैं ये ही मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होंगी। और जहां तक हम एनर्जी की बात करते हैं तो पूरे के पूरे वर्ल्ड का फोकस इसी में है। और RIL का जिस लेवल का जो इन्वेस्टमेंट है, तो ये बात बिल्कुल तय है कि RIL को उस फील्ड में भी एक बहुत बड़ी लीड मिलेगी। और उसी तरीके से जैसे कि अभी पॉइंट आउट करा कि हमने जो भी डिस्कशन किया उसमें जो उनका कन्वेंशनल का जो बिजनेस है ऑयल का, उसमें हमने सिर्फ 5 मिनट का डिस्कशन किया। बाकी सारा का सारा जो डिस्कशन है फ्यूचर में जो आने वाले जो डेवलपमेंट्स है उसी के ऊपर हमने किया। मेरे ख्याल से यही वो चीज है जो कि हमारा इन्वेस्टर भी चाहता है। यही वो चीज है जिस डायरेक्शन में हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। जी चलिए, एट लास्ट एक इम्पॉर्टेंट सवाल सुनील साहब ये मैं आपसे लेता हूं कि कई बार अपनी बातचीत रखते हुए उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है उसका जिक्र किया कि किस तरीके से देश इस समय अमृतकाल में से आगे बढ़ रहा है और तमाम चीज़ें, और जो PM साहब चाहे वो एनर्जी को लेके सोचते हो, चाहे मोबिलिटी को लेके सोचते हो या कनेक्टिविटी को लेके सोचते हो, और कुछ ऐसा लगा कि कंपनी का भी जो विजन है वो अलाइन होता हुआ दिख रहा है राष्ट्र के हिसाब से, उसकी लीडरशिप के हिसाब से। तो दोनों गुजूबाई है ना, तो थॉट प्रोसेस सिमिलर होगी। वो एक बात है। सेकंड है कि गुजूबाई मैंने इसलिए एक जोक के लिए नहीं कहा क्योंकि गुजरात में ही एक इक्विटी और एक बिजनेस का मेंटालिटी है। यानी मैं जितना अपनी कोशिश से अपना एक कारोबार बढ़ाऊं, राइट, उनकी ऑलवेज एक विजन ग्रैंडियोस होती है, राइट। तो ये मैं कहूंगा कि एक वो शायद विजन शायद है उनका नरेंद्र मोदी जी के साथ कि देश की उन्नति, जैसे नरेंद्र मोदी भी एक चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ इंडिया की तरह ही बिहेव करते हैं, वैसे ही जो देश को वो बिजनेस के कारोबार से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर का हाथ भी उसमें चाहिए। और अगर दिग्गज कंपनियां उनकी तरफ सोच दोनों मिलती है, तालमेल, तो जरूर, क्योंकि गवर्नमेंट के पास 111 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पे, NIP पे, पाइपलाइन पे उन्होंने कोशिश बताया कि हम करेंगे 5 साल में, तो उतना पैसा गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथ मिलाने से ये होगा ना। तो ऐसी कंपनियों के सोच और गवर्नमेंट से मिलती है तो समझिए पूरी सपोर्ट उनको भी मिलेगी गवर्नमेंट की ओर से। और इसमें स्पिन ऑफ बेनिफिट्स आप देखेंगे तो पूरी की पूरी ना खाली पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलते हुए देखेंगे। तो ये अच्छी बात है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट और एक गवर्नमेंट की सोच मिलती है, एक तरफ एक विजन और गेम प्लान जो साथ में बना रहेंगे ना, वो देश के लिए बहुत बढ़िया चीज होगी। राइट। तो कंपनी भी यहाँ पर नए लक्ष्यों को प्राप्त करेगी, उसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे, और इससे बेहतर क्या होगा कि यहाँ पर आगे चलते हुए ये सब राष्ट्र के हित में होगा। और जैसा उन्होंने कहा कि 25 साल बड़े बदलाव के होंगे, तो ये भारत के लिए बात कही कि भारत के लिए 25 साल बड़े बदलाव के हैं और भारत की तरक्की में सबकी तरक्की है, हर किसी की तरक्की है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। लेकिन हाँ, चलते चलते हम आपको बात बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज और TV18 ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है, इसका स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। नमस्कार।